जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक सपना जो 20 साल से अधूरा था, आज उस सपने का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इंडिया और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर दिए हैं, जिसे अब रस्मी तौर पर ये कह सकते हैं कि एफटीए के नेगोशिएशन जो वो शुरू हो जाएंगे। और ये जो है सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पर इंडिया की एक बड़ी कोशिश है, जहां भारत ने ईयू से और यूएस के बाद अब गल्फ के साथ भी ट्रेड रूल्स लिखने की रेस शुरू कर दी है और पूरे दम से यहाँ पर भारत खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साइन होने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से जो ट्रेड डील की डिटेल एजेंडा और ड्यूटीज, टैरिफ, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब इस पर सवाल ये है कि क्या ये डील हमारे लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यूएस और ईयू जैसे फायदे हैं वो दे पाएगी। तो इसी पर आज की चर्चा है और कई सारे और बड़े सारे सवाल। और मेरे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कमर आगा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, जब देखिए ईयू और यूएस के साथ जी, हमने डील्स अपनी फाइनलाइज की हैं, तो जीसीसी एफटीए में इंडिया को क्या कॉन्सेंट्रेट जो है वो एडवांटेज मिलेंगे, और क्या हम जो टैरिफ कट्स और सामने जो डेप्थ हमें नजर आती है वो सारा कुछ इसमें जो फैसिलिटेशन है, किस तरह की बातचीत रहेगी, क्या कुछ नजर आता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो इसमें ये रहेगा कि आसानी से फ्री फ्लो ऑफ जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज, यानी यहाँ का सामान वहाँ आसानी से जाएगा। हमें एक पूरी लिस्ट तैयार होगी, कौन कौन सी लिस्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं, सैकड़ों इम्पोर्टेंट, जो भारत उनको बेचेगा वहां से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे बगैर किसी हिचक के आएंगे। और हमारा ट्रेड जो है वो काफ़ी और स्ट्रेंथन हो जाएगा दोनों देशों के बीच में। ऑलरेडी 200 बिलियन से थोड़ा कम ही है, लेकिन ये कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये ट्रेड मैं समझता हूँ कि इसकी जो पोटेंशियल है वो लगभग 500 बिलियन डॉलर के हो जाएंगे अगले 5 से 7 साल के अंदर, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। दूसरी बात ये कि हमारा एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी वहाँ के ऊपर। सब इसी के लगभग 6 या 7 देश हैं, इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, ये सभी देश हैं। तो इनके साथ ये सभी देश यहाँ के ऊपर जो राजशाही है इन सभी देशों के अंदर। और दूसरी बात ये कि इन देशों के साथ हमारा हजारों साल पुराना संबंध है, इस्लाम आने से पहले से रिलेशंस थे, इस्लाम आने के बाद और स्ट्रेंथन हुआ, आज़ादी के बाद तो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात ये कि इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, राजशाही है, और राजशाही के अंदर जो होता है बादशाह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने घनिष्ठ संबंधी इन लोगों से बनाए हैं, वो बहुत मैटर करते हैं इन देशों के रिश्ते में स्ट्रेंथन करने के लिए। लगभग इसमें से अधिकतर देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने उनकी वहाँ के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे भी नवाजा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भारत उनका ये सभी देश तेल वहाँ से आता है भारत के अंदर, और तेल और केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी, बहुत से पेट्रोकेमिकल हम उनके यहाँ से लेते हैं, खरीदते हैं। और ऊर्जा यानी तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई इन देशों से बनी हुई है। हमारी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है हमारी गैस के, एलएनजी के, कतर के साथ, इसी तरह अलग अलग देशों से किसी के तेल। तो एक हम उनके अच्छे बायर भी हैं तेल के। हमारी इकोनॉमी जो है लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है, जो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। इन्वेस्टमेंट भी आएगा वहाँ से, बहुत सी कंपनीज हैं, ऑलरेडी आना शुरू हो गया। बैंकिंग में आईडीबीआई बैंक में भी इन्वेस्टमेंट आया, दूसरे बैंक में भी वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना, और कुछ फाइनेंस कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बातचीत इस तरह की चल रही है। इसके अलावा रिफाइनरीज बनाने की बहुत लंबा प्रोग्राम आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इन देशों के साथ हमारे। और हमारे लगभग 10 यानी 1 करोड़ के करीब भारतीय वहाँ पे रहते हैं।
और वो वहां से हम देख रहे थे पिछले साल जो उन्हीं ने भेजा है 135 बिलियन डॉलर का टोटल जो वो आया है रिमिटेंसेस जो काम कर रहे हैं वहां पे लोग, वो वहां पे जो लोग काम करते हैं तो पूरा पैसा भारत आ जाता है, ज्यादातर पैसा उसका यहाँ पे आ जाता है। और उसमें से लगभग 38% गल्फ कंट्रीज से आया है। तो ये बड़ी रकम है, रिमिटेंसेज आते हैं। बायलैटरल ट्रेड 200 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच रहा है। फिर उसके अलावा ये भी है कि हमारा एक बहुत से देशों के साथ मिलके सिक्योरिटी, रक्षा सुरक्षा को लेके बातचीत चल रही है। स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हमारे साइन हो रहे हैं। लोकल करेंसी में ट्रेड की बात हो रही है यूएई से और दूसरे देशों से भी। रुपया उससे और स्ट्रेंथन हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे जो रिश्ते हैं उसमें और बढ़ते हुए नजर आते हैं। और एक बार एफटीए साइन हो जाएगा तो बहुत बड़ा ट्रेड। दूसरी बात ये कि ये जो क्षेत्र है ये भारत से बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है यहाँ से। ईरान से तो हमारे बॉर्डर मिलते थे, और ईरान से मिला हुआ इराक, और ये सारे देश वहीं आसपास में है, खाड़ी के में कहा जाता है, जिसको कि पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। अरब उसको अरब की खाड़ी कह रहे हैं, ये एक अलग विवाद है बहरहाल। तो ये जो है, फिर उसके बाद देखिए ये सभी देश जो है, जो अरब देश हैं खाड़ी के, ये सब प्रो वेस्ट देश हैं। यानी इनके अमेरिका और पश्चिम यूरोप के, जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, उनसे इनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। हमारा लगातार रिश्ते अमेरिका से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इनसे भी। फिर दूसरी बात ये कि यूरोप से भी ये बहुत करीब है। अभी हमने यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलमोस्ट साइन हो रहा है हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सारा एग्रीमेंट तो हो ही गया है, सिर्फ साइनिंग बाकी है जो हो जाएगी। कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं। अमेरिका से भी हमारा टैरिफ को लेके जो मसला चल रहा था काफी हद तक हल हो गया है। ट्रेड बहुत बढ़ेगा आने वाले समय में। तो ये देश भी पीछे नहीं रहना चाहते, ये भी अपना एग्रीमेंट करते। दूसरी बात ये कि ये सभी देश के डायरेक्टली, अधिकतर इसमें से जो देश हैं उनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इजराइल से भी बड़े अच्छे संबंध हैं। हमने ये देखा है कि जब से भारत के इजराइल के साथ संबंध हुए, इन देशों से भी हमारे रिलेशन बढ़ गए। बल्कि सोचा जा रहा था शायद एक हिचक थी, एक डर लगा हुआ था, लेकिन ये पता चला कि वो तो उल्टा ही हो गया। और ज्यादा इजराइल से रिलेशन होने के बाद से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इजराइल से जब तक रिलेशन नहीं था, ये सभी देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आते थे। अधिकतर इसमें देश जो थे पाकिस्तान, हमारे साथ केवल उनके जो रिश्ते थे वो कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के थे। तेल खरीदना, तेल बेचना, और फिर उसके अलावा इंडियन मूल के लोग जाना। लेकिन ये इसमें भी इतनी बढ़ोतरी हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं, और लगा अब तो आप सोच ही नहीं सकते। तो वो भी है एक कारण, एक बड़ा जो थे इजराइल से उनके अच्छे संबंध हैं, ज्यादातर छिपा के हैं, खासतौर से सिक्योरिटी के लेके है। अब तो अब्राहम अकॉर्ड भी दो देशों ने वहाँ पे, यूएई और बहरीन ने साइन कर दिए हैं। तो इस फिर वहाँ की जनता के बीच में हमारी बड़ी अच्छी छवि है। भारत के मूल के जो लोग हैं वहाँ पे ये बड़ा प्रोडक्टिव काम करते हैं, वहाँ जाके कर रहे हैं। वहाँ के अलग अलग सेक्टर्स में इनका योगदान होता है। और फिर ये है कि ये सस्ता लेबर है, कंप्यूटर भी जानता है चलाना, अंग्रेजी भी बोलता है, और टेक्निकल बहुत है, जिसकी उनको ज़रूरत अब पड़ रही है। नए नए जो आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान भारत दे रहा है। यूरोप अमेरिका में तो हैं ही हज़ारों, अब इनको भी इनके यहाँ भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो उसमें आने वाले समय में बहुत से लोग जाएंगे। अभी तक ज़्यादातर, एक बड़ी संख्या में इसमें से लोग पहले कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो थी वहाँ की, वहाँ जा रहे थे, कंस्ट्रक्शन में योगदान दे रहे थे। अब उनके यहाँ जो है नए सेक्टर आ रहे हैं, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उसके अलावा आईटी सेक्टर। तो इसमें भारत की तो लोगों की बहुत महारत है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में एक पढ़ा लिखा क्लास और बड़ी संख्या में जाएगी। फिर हमारी सैकड़ों हजारों कंपनीज हैं जो दुबई और इन सब जगहों पे से ऑपरेट होती हैं।
गल्फ के अंदर और या दूसरे देशों के अंदर वहाँ से ऑपरेट करते रहते हैं ये लोग, एक्सपोर्ट का काम भारत से जो एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ से। तो इस तरह से ये पूरा क्षेत्र हमारे लिए बहुत, इस क्षेत्र को वो लोग भी हमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग भी भारतीय मूल के लोग भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खासतौर से गुजरात और केरल का तो बहुत पुराना संबंध इन लोगों के बीच में है, हमें है। फिर सांस्कृतिक टाइज है हमारी इनके साथ, आज की नहीं, बहुत हिस्टोरिक है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और पहले हो जाना चाहिए था तो ज्यादा बेहतर होता, और इससे हमें लगता है कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। सर, आजकल तो काफ़ी कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि जो दशकों से रुके हुए एग्रीमेंट्स थे वो अब आके फटाफट साइन हो रहे हैं। लेकिन सर, मैं यहाँ पर जीसीसी को लेकर जो अभी ये है उसको लेकर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या इसका फ़ायदा जो भारत के एमएसएमईज़ हैं और जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, उनको रियल मार्केट एक्सेस मिलेगा क्या इसके थ्रू? बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, ऑलरेडी इनके पास है। ये बहुत वहाँ पे इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ के ऊपर हैं। और फिर उसके बाद तो ये कि एक बार ये एग्रीमेंट हो जाएगा, भारत ही ज्यादा सामान भेजेगा, वहां से कम आएगा। वहां से जो उनके यहाँ से आने वाला सामान है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा अभी बड़ा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है और आज का नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कुछ ही समय बाद यहाँ उसके बहुत मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे ही इंग्लैंड में, यूरोप में आया, उसके कुछ समय के बाद भारत में भी मिल्स पहले कहलाती थी, जिसको बाद में अमेरिकन फैक्ट्रीज कहने लगे। भारत में मिल बॉम्बे में और ढाका में और यूनाइटेड था इंडिया उस समय। फिर उसके अलावा गुजरात में खुलने लगी थी। तो हमारे यहाँ तो बड़ा डिसिप्लिन लेबर है, इतना तो शायद ही यूरोप में होगा या भारत में है। और उससे पहले कारखाने होते थे, छोटे कारखाने होते थे, फिर मिल में बदल गया, तो मिल में एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होने लगा, सेक्टर हो गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ट्रेड बढ़ा। अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ भारत से, भारतीय मुल्क। अब ये है कि वो लोग भी इसमें चाहते हैं, अरब देश भी चाहते हैं कि उनके यहाँ भी प्रोडक्शन, उनके यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग की बातें शुरू हो चुकी हैं। कुछ चीज़ों में तो होने लगा है, काफ़ी चीज़ों में होने लगा है। सऊदी अरबिया बहुत कीन है, यूएई भी में भी इस तरह के सेक्टर्स बन रहे हैं, तो जिसमें भारतीय मूल के लोग को भारतीय इन्वेस्टमेंट भी जाएगा, भारत से भी इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ जाएगा बहुत से सेक्टर्स में। अभी उनका आ रहा है 2030 विजन है सऊदी अरेबिया की, उसमें एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हालांकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आ रही है इकोनॉमिक क्रंच होने की वजह से, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा वो भी मसला। अगले 2 से 3 साल में उसका जो विजन थी, उसका जो बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है उन्होंने। और दूसरी तरफ ये भी है, भारत जो है की जो नीति है इन देशों के प्रति, वो ये है कि भारत इनके इंटरनल मामलों में नहीं बोलता और भारत इनके आपसी डिस्प्यूट जो होते हैं उसमें भी नहीं बोलता। भारत जो है इनके जो असली कॉज हैं, जो जस्ट कॉज जिसे कहते हैं, उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि फिलिस्तीन का मसला है, जो वहाँ की जनता जिसका बहुत अप्रिशिएट करती है, और भारत उनके डेवलपमेंट का एक बड़ा पार्टनर के रूप में नजर आता है और इसकी काफी सराहना भी वहाँ के लोग करते हैं। अच्छा सर, अभी मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि जो भारत और अभी जो जीसीसी के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, क्या वो अब इस एग्रीमेंट के बाद कम होगा? उम्मीद तो है कम होने की, इसलिए कि हमारा सामान तो बहुत जाता है, लेकिन हम क्योंकि हम ऊर्जा की जो सप्लाई है वहां से, वो बहुत मैसिव बजट हमारा पार्ट जो होता है वो तेल की के परचेज में, तेल जो हम खरीदते हैं वहां से जो आता है उसमें जाता है। उसकी वजह से कुछ इम्बैलेंस बना रहता है कुछ देशों के साथ। तो ये भी एक भारत का प्रेशर था कि भाई ये बराबर होना चाहिए। अब हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये मेकअप हो जाएगा।
ये, और उसके फिर दूसरी तरफ ये भी है कि इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज वहाँ के बहुत से, देखिए क्योंकि भारतीय इकोनॉमी जो है इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और लगातार ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कही जाती है। हालांकि दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कोरोना काल की आ गई थी, ये सब हुआ, उसके बाद भी हम लोग खड़े रहे। लेकिन तो अब जो है वो अरब देश की जो पॉलिसी इस समय, वो लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं ने अपनाई है, सऊदी अरेबिया ने और दूसरे देशों में। उनको लगता है कि ये जो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जो एशियन कंट्रीज हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट से उनको बहुत फायदा पहुंचता है। तो इंडिया उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन जाता है। इन देशों के पास सरप्लस मनी बहुत है, यानी रिजर्व्स हैं, तो वो सरप्लस मनी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। ये अमेरिका, यूरोप में पहले ये इनका सारा सरप्लस होता था, अब उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, खासतौर से जो एशियन इकोनॉमीज का इमरजेंस, बढ़ती भी बदलती हुई ग्लोबल जो सिनेरियो है पूरा बहुत तेजी से बदल रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए भारत उनको एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन नजर आता है। तो इसलिए ये लुक ईस्ट पॉलिसी उन्हीं ने अपनाई और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आजकल निगोसिएशन हो रही है, अब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद जो और उनको हर्डल्स और डिमांड्स थी बहुत सी उनकी, वो बहुत सी पूरी हो जाएंगी। फिर उसके बाद दूसरी रिफॉर्म पॉलिसीज जो है लेबर रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, रोड्स हमारी अब काफ़ी अच्छी हो गई हैं, छोटे छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स बन गए हैं, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एंड रेलवे कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। एंड तो इस वजह से ये लेबर सस्ता है यहाँ पे, तो इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करना चाहते हैं और बातचीत उसकी चल रही है बहुत से क्षेत्रों के अंदर। ऊर्जा के अंदर भी रिफाइनरीज वगैरह की प्राइवेट सेक्टर में सर रिलायंस एनर्जी है या मैं आपसे सर एक सवाल पूछना चाह रही थी सर, एनर्जी डिपेंडेंसी को लेकर जो हमारी जीसीसी पे अभी है, वो भी सर अभी 35 to 70% जो है वो ऑयल और गैस पे है। तो सर इस एफटीए के बाद जो इंडिया है, क्या हमारा एनर्जी बिल थोड़ा कम होगा, सस्ता होगा तेल, गैस तेल वगैरह? देखिए, ये तो हम लोगों की पॉलिसी ये है बेसिकली डाइवर्सिफाई करने की। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो बहुत तेजी से भारत चाहता है। एक तो हमारा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का लंबा प्रोग्राम है, वो चल रहा है। फिर दूसरी तरफ ये है नीट क्लीन एनर्जी की बात चल रही है। फिर ये है कि भारत जो है यूरेनियम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी है। हमारे बहुत से पावर प्लांट्स जो लगे हैं, पावर न्यूक्लियर। तो इस तरीके से हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, ताकि एक तो हमको क्लीन एनर्जी मिल जाए, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इसमें कुछ समय और अभी लगेगा हमें। अभी तेल और गैस का मुझे लगता है कि आने वाले काफ़ी समय तक इसकी ज़रूरत बनी रहेगी। तेल की दाम तो और कम हो जाए अगर सैंक्शंस के चलते हुए जो बड़े देश हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स, उनका तेल ही नहीं आ रहा मार्केट में। उनका तेल ना आने की वजह से तेल की कीमत बढ़ी। अगर रशियन ऑयल, ईरानियन ऑयल और वेनेजुएलन ऑयल मार्केट में पूरी तरीके से आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, तेल के दाम में कमी हो जाएगी। तेल जो है 60 to 75 डॉलर पर बैरल होना चाहिए मैक्सिमम, मैं समझता हूँ। अगर सारा तेल आए, कंपटीशन हो उसके अंदर, तो इससे ज़्यादा का नहीं होगा। लेकिन जब ऑयल की सप्लाई कम हो जाती है, ये 3 देश के अलावा और भी बहुत से देश हैं जिनके पास सैंक्शंस अमेरिकन ने लगा रखा है, जिनका भी तेल आने में प्रॉब्लम, नाइजीरिया का भी तेल में प्रॉब्लम थी। तो ये जो सैंक्शन पॉलिसी है, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत, देखिए ये तेल एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। तेल किसे ऊर्जा का मामला है और एनर्जी जुड़ी हुई है, डेवलपमेंट का इश्यूज हो जाता है। अगर इस पे आपको, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई सैंक्शंस लगने नहीं चाहिए। सैंक्शन लगाने के मतलब ये है कि आप हर मुल्क की इकोनॉमी पे उसका सीधा असर पड़ता है। और
एक देश अपने हित के लिए ये इस तरह की करना ये ठीक नहीं है, मैं समझता हूँ। खैर ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये कि सैंक्शंस के चलते हुए तेल के दाम बढ़ते हैं और $1 भी अगर बढ़ता है तो 1 बिलियन का फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल आप समझ सकती हैं हम लोगों को। बिल्कुल, और उसका असर आम लोगों की जेब पर ज़रूर नज़र आता है। तो ये सबके एग्रीमेंट जो है ये हमें ये कहना चाहिए कि ये एक ग्लोबल रिकैलिब्रेशन का मोमेंट है, जहाँ पर इंडिया अपनी जो मेजर इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स हैं, उनके स्ट्रेटेजिक ट्रेड आर्किटेक्चर में ढालता हुआ नज़र आ रहा है। और ईयू, यूएस के बाद जो गल्फ है, एक ऐसा रीजन है जहाँ हम सिर्फ एनर्जी नहीं, बल्कि हम ये कहना चाहिए कि एनर्जी प्रोवाइडर नहीं, बल्कि ग्रोथ इंजन के रूप में उसको देखना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि इस एफटीए के बाद कितना फ़ायदा किस-किस को, कौन-कौन से इंडियंस को मिलेगा, एक्सपोर्टर्स को मिलेगा, आम लोगों को मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी? तो ये जवाब तो सिर्फ़ नेगोशिएशंस और एफटीए जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद ही मिल पाएगा। सर, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।